नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का क्वेश्चन टैग लेके आया हूं। और आज हम लोग क्वेश्चन टैग की थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन टैग की हर बारीकियों को भी समझेंगे कि क्वेश्चन टैग किस प्रकार से काम करता है, इसका यूज क्या है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें कॉमन एरर मिलता है, कैसे इसमें प्रश्न मिलते हैं। इन सारी बातों पर आज हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे। यदि एग्जाम की बात की जाए तो किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यदि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो उसमें क्वेश्चन टैग का 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यदि देखा जाए तो क्वेश्चन टैग एक बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है। चलिए आइए हम लोग आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। कहता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है प्रश्न, और टैग का मतलब क्या होता है जोड़ देना। जैसे आप लोग फेसबुक पर टैग ना करते हैं, हाँ, एंजल प्रिया को टैग करके फोटो डाल देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से टैग का मतलब होता है जोड़ना और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। मतलब किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन को जोड़ देंगे, उसी का नाम होता है क्वेश्चन टैग। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन को जोड़ देंगे, उसी का नाम क्या होगा, क्वेश्चन टैग। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, राधा बीमार है। राधा बीमार है पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं इसी में एक प्रश्न जोड़ दूंगा, राधा बीमार है ना। राधा बीमार है ना, तो ये ना ने क्या बना दिया, प्रश्नात्मक। जैसे ही मैंने बोला राधा बीमार है तो बोले कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सैड बात है, राधा बीमार है। मैंने कहा राधा बीमार है ना, तो आपने कहा यस या नो, मतलब मैंने आपसे प्रश्न पूछा तब तो आप जवाब दिए ना। जैसे मैं बोलूँगा आप एक विद्यार्थी है ना, आप एक जैसे मैं पहले बोलूँ आप एक विद्यार्थी हैं, ओके सर मैं तो हूँ एक विद्यार्थी। फिर मैं बोलूँ आप एक विद्यार्थी है ना, तो आप क्या बोलोगे, यस सर, है ना। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ना जोड़ दिया ना, उस ना ने पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बना दिया, क्वेश्चन सेंटेंस। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि कोई पूछे कि क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं तो जवाब देंगे कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में कुछ शब्दों को जोड़कर उन्हें प्रश्नात्मक बनाने की प्रक्रिया जो है वही क्वेश्चन टैग कहलाती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप यदि स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। किसी पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में कुछ शब्दों को जोड़कर उसे प्रश्नात्मक बनाने की प्रक्रिया क्वेश्चन टैग कहलाती है। जैसे राम खुश है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव सेंटेंस है, राम इज हैप्पी। इसी में मैंने ना जोड़ दिया अंत में, जैसे राम खुश है ना, तो राम इज हैप्पी, और इसके लिए ना है के लिए मैंने क्या लिखा, इजंट, और राम के बदले में लिखा ही। मैं अभी आपको ये बनाने की प्रक्रिया सारा समझाऊंगा। क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले बातचीत की ओर। अगला बातचीत क्या है, एक चीज आप लोगों को जो याद रखनी है इस चैप्टर में कि शॉर्ट फॉर्म सबका याद रखना होगा। जैसे इज प्लस नोट बराबर क्या होता है, इजंट। एम प्लस नोट बराबर आरंट, हाँ ध्यान रखना है, एम प्लस नोट बराबर आरंट, इज प्लस नोट बराबर इजंट, आर प्लस नोट बराबर आरंट, और एम प्लस नोट बराबर आरंट। जब मैं ये बात लिखता हूँ तो क्लास के बहुत सारे बच्चों को लगता है सर से मिस्टेक हो गई, जबकि मिस्टेक नहीं हुई भाई। एम प्लस नोट बराबर एमंट नहीं होता, एम प्लस नोट बराबर शॉर्ट में क्या होता, आरंट। ध्यान है, वाज प्लस नोट बराबर क्या होता, वाजंट, वर प्लस नोट बराबर वरंट, हैव प्लस नोट बराबर हैवंट, हैज प्लस नोट बराबर हैजंट, हैड प्लस नोट बराबर हैडंट, डू प्लस नोट बराबर डोंट, डज प्लस नोट बराबर डजंट, डिड प्लस नोट बराबर डिडंट, शैल प्लस नोट बराबर, हाँ ध्यान रखना है, शैल प्लस नोट बराबर शांत, शैलंट नहीं शांत। उसी प्रकार से विल प्लस नोट बराबर वांट, विलंट नहीं, क्या होता है, वांट। कैन प्लस नोट बराबर कांट, शुड प्लस नोट बराबर शुडंट, मे प्लस नोट बराबर, यानी कि सब में कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिया जाए, कोई भी एक्जुलरी दिया जाए, चाहे वो मॉडल एक्जुलरी हो चाहे वो हेल्पिंग जैसे नॉर्मल एक्जुलरी है वो हो, उसमें आप एंटी लगा के उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइमरी हो या मॉडल एक्जुलरी, कोई एक्जुलरी हो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे ना, यदि आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मुझे भी काम आएगा। एक चीज याद रखना है, एम प्लस नोट बराबर आरंट। चलिए यहाँ आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, मैं पहले एक बनाता हूँ, मेरे एक बनाने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा, और पॉज करने के बाद आप बाकी बचे सेंटेंसेस का सॉल्यूशन आप करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम सैड, पहला ही सेंटेंस, आई एम सैड। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है,
तो सबसे पहले m प्लस नॉट बराबर क्या होता है, आरंट। m प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे, आरंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आई, और इसको यहाँ लिख देंगे आई, बस हो गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार से यू आर मैड, तुम पागल हो, तो इसका बनेगा तुम पागल हो ना, है ना। तो इसका ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर। तो आर प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे, आरंट। आर प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे, आरंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, आरंट यू, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इज प्लस नॉट बराबर क्या होता है, इजंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही, इसके लिए क्या लिखेंगे, इजंट ही, ठीक है। क्या लिखेंगे, इजंट ही। फिर यहाँ इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट। और यहाँ कौन है, सी, इसके बदले में क्या लिखेंगे, सी। फिर उसी प्रकार से आर है, आर प्लस नॉट बराबर आरंट, आरंट दे, आरंट दे। फिर उसी प्रकार से विल प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वांट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सी, इसको क्या लिख देंगे, सी, ठीक है। मे प्लस नॉट बराबर मेंट। और फिर यहाँ सब्जेक्ट कौन है, इट, इट लिख देंगे। फिर कहता है सेल प्लस नॉट बराबर, अभी मैंने पढ़ाया शांत, सेल प्लस नॉट बराबर शांत। और सब्जेक्ट कौन है, आई, है ना। कैन प्लस नॉट बराबर क्या होगा गुरु, कांट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सी। क्या आप क्वेश्चन टैग बना पाओगे, है ना। पहले मैंने बताया था आपको कि वीडियो पहुंच करके बनाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेईमानी बुद्धि नहीं, आप घर में ही पढ़ो, लेकिन क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन टैग का मतलब जब आपको कोई बनाने देगा, जब एग्जाम में पूछेगा ना, तो इसी प्रकार से पूछेगा आपको। यहाँ शुरुआत वाला दे देगा और अंत वाला आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया यू आर मैड, और कुछ यहाँ खाली जगह दे दिया, यहाँ आपको भरने के लिए दे दिया, तो आप कैसे यहाँ पर भरोगे। जैसे मैंने कहा यू आर मैड, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें कौन है, आर। तो आर प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आरंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, यू को लिख देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ से आप बात आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको यहाँ तक बातें समझ नहीं आई तो फिर एक बार वीडियो को शुरू से आप स्टार्ट से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। अगला बातचीत हम लोगों का क्या है, कहता यदि सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन आएगा, अच्छा जैसे ही रहेगा तो ही के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही। जैसे मैंने कहा सी इज मैड, तो इसका क्या बना है, इजंट सी। मैंने बोला यू आर मैड, तो इसका क्या बना है, आरंट यू। लेकिन वही यदि कोई प्रोनाउन ना देकर कोई उसके जगह पर नाउन दे देगा, यदि कोई नाउन दे देगा, जैसे राम दे देगा, राम इज मैड, तो इज प्लस नॉट बराबर इजंट तो बना लिए। अब राम के बदले में राम तो अपना ही लिख सकते हैं, तो राम के बदले में आपको क्या लिखना होगा, ही, है ना। मतलब कहने का हुआ कि जब कोई लड़का रहेगा तो उसके बदले में क्या लिखना, ही। पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, कोई वस्तु रहे, जगह रहे, जानवर रहे, सबके लिए क्या लगाएंगे, इट। पुरुष के लिए ही, महिला के लिए सी, और वस्तु, जगह, जानवर के लिए इट। और कोई भी रहे, चाहे वो एक से ज़्यादा पुरुष हो जाए, चाहे वो एक से ज़्यादा महिला हो जाए, चाहे एक से ज़्यादा वस्तु हो जाए, चाहे एक से ज़्यादा जगह हो जाए, चाहे एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, सबके लिए हम लोग क्या लगाएंगे गुरु, दे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा सी इज मैड, सी इज मैड, तो इसका आपने क्या बनाया, इज प्लस नॉट बराबर इजंट सी। क्या बनाया, इजंट सी। अब जरा सा देखो, मैं लिखूंगा राधा इज मैड, राधा इज मैड। अब इज प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इजंट, इज प्लस नॉट बराबर इजंट। और राधा वहां आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राधा एक लड़की है, नॉन को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, नॉन को आप रिपीट नहीं कर सकते। राधा एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे, सी, लड़की के लिए क्या लिखेंगे, सी। और ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग तैयार, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 3, 2, 5 सेंटेंस दिए गए हैं। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, अगला सेंटेंस आपको वीडियो पॉज करके बनाना, ठीक है। जैसे यहां वाज प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वाजंट। वाज प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वाजंट। और रावण के लिए आप क्या लगाओगे, ही। रावण के लिए क्या लगाओगे, ही, चूंकि वो पुरुष जाति का है। इसी प्रकार से आप चारों वाक्य को थोड़ा देर के लिए आप वीडियो पॉज करिए और कॉपी में बनाइए। जितना भी मैं बात बता रहा हूँ इस बोर्ड पर, टोटल नोट्स बनाइए। आप रिवाइज कर रहे हैं तो कोशिश करिए स्पीड में नोट्स बना लें, ठीक है। एक बार आप नोट्स बनाओ, फिर एक बार रिवाइज कर लो। देखो क्वेश्चन टैग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं इतना डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ कि सारे बच्चों के लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए
वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए, पहले मैं आपको समय दे देता हूँ कुछ, ठीक है? बना रहे हो? चलिए अब वीडियो पॉज करके बनाते नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लता विल डांस हियर, तो विल प्लस नॉट बराबर इसको क्या लिखेंगे? वांट, और लता के लिए क्या लिखेंगे गुरु? चूंकि एक महिला है उसके लिए सी। अब आर प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे? आरंट, आर प्लस नॉट बराबर आरंट। अब चूंकि लता और गीता कितने हो गए? 2, और मैंने बताया चाहे लड़का पुरुष रहे तो ही, स्त्री रहे तो सी, और कोई वस्तु जगह जानवर रहे तो इट, लेकिन कोई भी रहे यदि उसकी संख्या 1 से ज्यादा है सबके लिए हम लोग लगाएंगे दे। तो यहाँ लता और गीता 2 लोग हो गए, 2 स्त्री हो गई, 2 महिलाएं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? दे, ठीक है? उसी प्रकार से इज प्लस नॉट को इसमें क्या लिखेंगे? इजंट। और कार, चूंकि कार कोई वस्तु है इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इट। क्या लगाएंगे? इट। प्रश्नवाचक तो लगा हुआ है। उसी प्रकार से आर प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे? आरंट। और यहाँ देखिए, यहाँ एक गाड़ी थी इसलिए क्या लिखे? एक इट, लेकिन जब गाड़ी की संख्या 1 से ज्यादा हो गई तो अब कार के लिए, चूंकि कार में एस लग गया, तो इसमें कार्स के लिए हम लोग इट नहीं, कार्स के लिए हम लोग क्या लाएंगे गुरु? दे लाएंगे, ठीक है? ध्यान रहेगा। चलिए यहां तक था हम लोग का लगभग दूसरा बातचीत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से एक कदम और आगे, ठीक है? आप नजरें बनाए रखें और आराम से धीरे धीरे करके सारे नोट्स बनाते चलें, है ना? बिना नोट्स बनाए सर कुछ नहीं होता, है ना? नोट्स नहीं बनाओगे फिर लास्ट में क्या रिवीजन करोगे? बार बार कितने बार वीडियो देखोगे, है ना? चलिए एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से करो। क्या कह रहा है कि आदि वाक्य का पहला भाग नेगेटिव हो, दूसरे भाग में नोट नहीं लगेगा। कहता है कि एक तरफ यदि नोट आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो उधर जो हम लोग शॉर्ट में एंटी लगाते थे ना, वो नहीं लगेगा। सर क्या बात बोल रहे हैं? आओ ना यार, समझाता हूं मैं ना, आओ समझाता हूं। यानी कि यदि एक भाग में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो दूसरा भाग में नोट नहीं लगेगा। सर नहीं समझे, आप मुझे समझाओ पहले। आओ भाई मैं पहले समझा ही लेता हूँ। जैसे देखो इधर नोट लग गया ना, तब उधर आप नोट नहीं लगाओगे। यानी कि कहने का मतलब है इज के बाद अब सीधा हम लोग इज में जो ऐसे करके नोट लगाते थे शॉर्ट में एंटी, अब ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर ही नोट आ गया। तो इजंट सी आप यहाँ नहीं लिखोगे, इजंट सी लिखिएगा, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। क्यों गलत होगी? क्यों? क्योंकि अब इधर ही नोट आ गया तो इधर नोट नहीं आएगा। सर नहीं समझे, सुनो। आदि वाक्य का शुरुआती वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाए, सर पहचानेंगे कैसे कि वो नेगेटिव है? आओ ना जी, समझाता हूँ ना, प्यार से समझाऊंगा, मोहब्बत के साथ समझाऊंगा, समझा के रहूंगा। मैंने भी कसम खा ली है ना? चलो, नेगेटिव सेंटेंस का पहचान करने का तरीका है, या तो उसमें नोट लगा रहेगा, या तो नो लगा रहेगा, या तो नथिंग लगा रहेगा, या तो नन लगा रहेगा, या तो नो वन लगा रहेगा, या तो नो बडी लगा रहेगा, या तो नेवर लगा रहेगा। ये सब तो आप लोग जानते हैं कि नोट का होती है। अच्छा, कुछ क्या होता है ना, जो नोट जैसा नहीं लगता है देखने में, लेकिन नोट होता है। जैसे मैं टीचर जैसा नहीं लगता हूँ लेकिन टीचर हूँ ना। कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि यार ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन वो एक्चुअल में नेगेटिव है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव है। जैसे एक शब्द है नाइदर, आप लोग इसको भी जानते होंगे। नन ऑफ, फ्यू, बहुत सारे बच्चों को लगता है फ्यू जो है पॉजिटिव वर्ड, नहीं, ए फ्यू और द फ्यू जो है पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। TOO, टू का मतलब है इतना नहीं जितना, है ना? ये भी अपने आप में नेगेटिव। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ये सब भी अपने आप में कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। अब आपको ध्यान रखना, आदि पहला सेंटेंस में जहां से वाक्य शुरुआत होता है, आदि इस भाग में इसमें से कोई भी प्राणी आ गया, है ना? आदि इसमें से कोई भी प्राणी आ गया तो आपको क्या करनी है? उधर आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कहने का हुआ कि घर में जब भासुर जी रहेंगे तो भवौ आएगी जी, नहीं ना आएगी। अब मान लीजिए घर के भीतर ही में भसुर जब बैठ ले मानी, अब भवौ गेट पर पहुंचेगी तो भसुर जी खांस देंगे, और जैसे भसुर जी खांसेंगे भवौ भाग जाएगी।
है ना। तो कहने का मतलब जैसे इधर नोट आ गया, अब आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज प्लस नोट को आपने जैसे इजंट किया, भसुर जी खा से मतलब इधर नोट है, तो जैसे भसुर जी खा से ये एंटी भाग गया, और यहाँ क्या लिखेंगे, इज सी, क्यों, इधर नोट लगा हुआ। ठीक उसी प्रकार से विल प्लस नोट को जैसे ही आपने वांट किया, फिर भसुर जी खास दिए है ना, नेवर, नेवर, इधर भी नेवर मतलब नोट लगा हुआ है, तो उधर एंटी नहीं लगेगा, और विल वांट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, विल, पॉजिटिव, विल और फादर के बदले में। अच्छा बताइए, पापा के लिए ही लिखोगे कि सी लिखोगे? आदि आपने सी लगा दिया भाई, तो पिताजी आपको संपत्ति से बेदखल तो करबे करेंगे, पहले भरदम लोटा लोटा के मारेंगे, ठीक है। पिताजी के लिए सी लगाओगे? नहीं, गलत बात। तो विल और पिताजी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही, तो ये बात हो गई सही। अच्छा, इज प्लस टू, देखो यहाँ टी डबल और टू मतलब नोट ना, ये सब जो वर्ड है सब नेगेटिव वर्ड है। तो जैसे आपने कहा इजंट, फिर ही खांस दिया, बोला भैया घर में है, कहाँ आ रहे हो, तो तुरंत जो है ये एंटी भाग गया, और यहाँ क्या लिख दिए, सी। फिर उसी प्रकार से आर में जैसे ही हम नोट लगाए आरंट, तुरंत यहाँ फ्यू खांस दिया, बोला भैया घर में मौजूद है, इधर कहाँ, तो फिर ये एंटी भाग गया, और एक से ज्यादा चूंकि कलम था तो उसके लिए हमने क्या लिखा, दे। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? यदि आई तो कम से कम आप लोग कमेंट भी करते चलेंगे कि यस सर, कमेंट समझ में आई यहाँ तक बात, और कैसा लगा आपको समझने में, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, ये सब बातें आपको कमेंट में करके बताना है। यदि मुझ में कुछ कमियाँ होगी तो उस कमियों को आप बताइएगा, मैं उस कमियों को सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यदि आप कोई सलाह, राय, मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट में भी दे सकते हैं। मैं एक्सेप्टेबल इंसान हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ, अभी भी सीखूंगा, ठीक है। चलो, यदि कहीं लगे कि सर आप समझा नहीं पाए इस बात को और गहराई से समझ, देखो मैं जितना भी बात समझा रहा हूँ सारा बात गहराई से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले बातचीत में। हम लोग जानते हैं कि V1 जहाँ रहता है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है जी, जहाँ V1 रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू छुपा रहता है। V1 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डू, है ना, और V5 में क्या छुपा रहता है, डज, और V2 में क्या छुपा रहता है, डिड। सर इस V1 और V5 को पहचानेंगे कैसे? देखो भाई, सारा वर्ब जन्म से कैसा होता है, V1, उसमें आप एस या एस लगा दो, क्या बन जाएगा, V5। जैसे रीड अपने आप में क्या हो गया, V1, रीड अपने आप में क्या है, V1, इसमें आप एस एस लगा दो तो क्या बन गया, V5, है ना। इससे प्ले हो गया अपने आप में V1, इसका एस लगा दीजिए, क्या बन गया, V5। यानी कि जब किसी भी V1 में एस या एस लगा देते क्या बन जाता है, V5। चलिए, हाँ V2 सर कैसे पहचानेंगे? देखिए भाई, V2 तो सबसे पहले कुछ आपको V2 याद रखना होगा, और कुछ पहचान जो मैं सिंपली कर सकता हूँ। देखो हमेशा ये रूल लागू नहीं होते, लेकिन हाँ 90% केस में लागू होगा कि ईडी लगा रहे तो वो प्राय V2 कहलाता है। यदि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, खाली ईडी लगा हुआ आया हो, तो वो प्राय V2 ही रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, रामू हेल्प्स मी, देखो एस एस लग गया, मतलब ये क्या है, V5, एस एस लग गया तो क्या है, V5। अब V5 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, V5 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, डज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डजंट, डजंट, और रामू के बदले क्या लिखेंगे गुरु, ही, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से रामू हेल्प्ड मी, देखो ईडी लग गया तो क्या बन गया, V2, तो V2 में हेल्पिंग वर्ब क्या छुपा रहता है, डिड, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डिडंट, क्या लगाएंगे, डिडंट, और रामू के बदले क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ कहता रामू एंड मोहन हेल्प मी, अब ये हेल्प बिना एस वाला हो गया तो क्या हो गया, V1, और जो V1 होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छुपा रहता है, डू, तो यहाँ लगाएंगे डोंट, डोंट। अब चूंकि रामू और मोनू दो लोग हो गए, इसलिए इन लोगों के लिए क्या लगाना होगा, दे, और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। चलिए इस कड़ी को आपने समझा, और यदि आप नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, कड़ी कड़ी जोड़ के हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। अगला है, अगला क्या कह रहा है, सुनेंगे आप लोग ध्यान से। कह रहा कि हैव के बाद यदि कोई नॉन आया हो, हैव के बाद यदि कोई नॉन आया हो तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, देखिएगा। हैव के बाद यदि कोई नॉन आया तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। अच्छा नॉन क्या होता है भाई, कोई चीज, सीधा सीधा समझिए, उतना लटपट की बात नहीं।
नॉन यानी कि हैव के बाद यदि कोई चीज आया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप डू को भेजिएगा, और हैव के बाद यदि कोई वर्ब आया, वर्ब मतलब V3 आया हो तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या भेजना, हैव। बोले सर समझ नहीं आया, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है, रुक जा। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। अब ये बताओ कार जो है वो नाउन है कि कोई काम है? आदि हैव के बाद कोई नाउन आएगा, मतलब कोई चीज आएगा, कोई वस्तु आएगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, डू। और आदि हैव के बाद कोई वर्ब आए, V3 आएगा, तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैव, खुद। ठीक है, तो ये आप यहां देखो तो हैव के बाद क्या आया, कार। हैव के बाद क्या आया, कार। अब कार अपने आप में क्या हो गया, नॉन। कार अपने आप में क्या हो गया, नॉन। अब एक बात बताओ यार, नॉन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या भेजोगे, डू। हेल्पिंग वर्ब क्या भेजोगे, डू। और डू में क्या लगा देंगे, नॉट, डोंट, है ना। और यहां से सब्जेक्ट आप क्या लेके आओगे, आई। ये हो गया डोंट, आई। लेकिन सर एक बात बताइए ना, फिर इसमें क्या देंगे, तो हैव के बाद यानी कि कम, कम मतलब आना, और आना क्या हो गया, काम, और काम को ही तो वर्ब कहते हैं, है ना। कम क्या हो गया, आना, कोई काम। और याद करिए जब हैव के बाद कोई काम आया हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैवंट, हैवंट आई। क्या लिखेंगे, हैवंट आई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप देखो, हैज के बाद एक कार आया है। अब हैज के बाद यदि कोई नॉन आता, कोई चीज आता, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज, और हैज के बाद यदि कोई काम आता तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। ठीक उसी प्रकार से हैड के बाद यदि कोई नॉन आता है, कोई चीज आता है, तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे डिड। लेकिन हैड के बाद यदि कोई वर्ब आता, काम आता, तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे हैड। ठीक है गुरु, चलिए आप समझ चुके, मैंने 2 बना दिया, 3 4 5 बनाइए, और साथ ही साथ आपके पास कमेंट बॉक्स है, देते जाइए जवाब, या अपनी कॉपी में बनाइए और मिला लीजिए। मैं आपको बस 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड में इसको बनाइए जल्दी से। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब हैज के बाद कोई नॉन आया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या भेजेंगे, डज। डज प्लस नॉट बराबर डजंट, और सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, डजंट सी। अब देखिए सी हैज कम, अब हैज के बाद कम, आना, कोई काम हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैजंट, हैजंट सी। क्या लिखेंगे, हैजंट सी। अब देखिए हैड के बाद कोई कार आया, तो कार अपने आप में क्या हो गया, नॉन। अब नॉन हो गया तो हैड के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो यहाँ लिखेंगे डिडंट। अब माई सिस्टर है तो सिस्टर लड़की है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ हैड के बाद गोन आया है, यानी कि कोई काम, जाना, कोई काम है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हैडंट। क्या लिखेंगे, हैडंट। और सिस्टर के लिए क्या लिखेंगे, सी। आप देखो तो 4 में 4 सही हुए आपके, 4 में, हाँ लगभग 4 में 4 आपके सही हुए या ना, नहीं हुए तो आप एक बार अजी नहीं समझ पाए, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिए यहाँ से बैक करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले कदम की ओर। अगला कदम क्या है, अगला कदम है, कह रहा है कि दिस इज अ कार। अरे भाई ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये तो ठेला छाप क्वेश्चन है जी, ठेला छाप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई भी बना सकता है, हम बच्चा भी बना सकता है, जिसको यहाँ तक मैं समझा दूँ सारे लोग बना सकते हैं। इज प्लस नॉट बराबर क्या लिखूँ, इजंट। इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजंट। अरे बोल ना भाई, इज प्लस नॉट बराबर इजंट। अरे बोल तो, अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, बोल तो, दिल लगा के बोलो ना। तो इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजंट। और इस दिस के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा, दिस, इजंट दिस। यहाँ भी सर इज है तो इजंट लगा दीजिए। बोले सर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया मैंने। सर अब ये दिस का यहाँ नहीं, अब कार यहाँ आएगा, कार। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अभी अकेले हैं ना, अभी आप मामा घर जाओगे ना, आपकी खूब इज्जत होगी, खूब तारीफ होगी, खूब खातिरदारी होगी। जब आप शादी करके जाओगे ना उसी पुराने रिश्तेदार के यहाँ, तो सर आप दरवाजे पर बैठे रहोगे, आपसे कोई बूढ़ा लोग गप कर रहा होगा, और आपकी मैडम जो होगी ना वो अंदर में बढ़िया से पुआ पकवान खा रही होगी। मतलब जब आप अकेले हैं तो आपकी खूब खातिरदारी, आप ही के अनुसार सब कुछ होगा।
लेकिन जब आपके साथ आपकी मैडम मौजूद हो तो आपके अनुसार कुछ नहीं होता है ना, आपके अनुसार कुछ नहीं, जो वो कहेगी, जो वो पसंद करेगी वैसा सारा चीज होगा। तो अब यहाँ दिस के अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार चलेगा। तो एक गाड़ी है, इसलिए हमने यहाँ इस गाड़ी वस्तु है उसके लिए क्या लिखा, इट। यदि आपको अभी भी किसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, देखो लड़का रहे तो ही, लड़की रहे तो सी, वस्तु रहे तो इट, कोई भी रहे यदि एक से ज्यादा है तो सबके लिए दे। ठीक है, चलो अब आर प्लस नॉट बराबर पहले क्या लिखेंगे, आरंट, और यहाँ कौन है सब्जेक्ट सर, दीज, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आरंट दीज। ठीक उसी प्रकार से आर प्लस नॉट बराबर मैंने लिखा आरंट, अब यहाँ सब्जेक्ट दीज नहीं सर, यहाँ कार्स है सब्जेक्ट, और कार्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक से ज्यादा गाड़ी है तो उसके लिए लिखेंगे दे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आर प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, आरंट। अब यहाँ दोज है सब्जेक्ट में, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आरंट दोज, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगला है, यहाँ आर प्लस नॉट बराबर क्या होगा, आरंट। अब यहाँ चूंकि गाड़ी, यहाँ दोज का नहीं चलेगा, यहाँ किसकी चलेगी, गाड़ी की, एक से ज्यादा गाड़ी है इसलिए क्या लिखेंगे गुरु, दे। अगला कारा इज, तो इज प्लस नॉट बराबर इजंट, और सब्जेक्ट में देयर है तो लिखेंगे इजंट देयर। क्या जी, इजंट देयर। क्या ये बात समझ में आई, ये तो बहुत आसान है, जो अकेला आएगा उसको अकेला लिखना है। यदि आपके अकेला जाइएगा तो आप ही के अनुसार खाना पकेगा जी, आप मेहरारू को लेके साथ में जाइएगा तो किसके अनुसार खाना पकेगा, मेहरारू जी के अनुसार, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ इज, यदि सब्जेक्ट अकेला दिस था तो दिस लिखे, लेकिन दिस के साथ कोई आ गया तो उसके अनुसार हमने सब्जेक्ट को लिखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कड़ी की। अगला कड़ी क्या कह रहा है कि सर एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबॉडी, एनीवन, इन सारे प्रोनाउन के लिए दे लाते हैं। मतलब इन सारे जिसमें बडी या वन लगा रहे, जिस भी प्रोनाउन में बडी और वन लगा रहेगा उसके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लाओगे, दे। जिस भी प्रोनाउन में बडी और वन लगा रहेगा उसके लिए आप क्या लाओगे, दे लाओगे। सब्जेक्ट में क्या लाओगे, दे। सर दे कैसे लाएंगे जरा बताइए। ला यार, पहले आपको पहले एक क्वेश्चन में बना के दिखाता हूँ, आ जा तो दिल लगा के बस सुनना। मैंने इज लिखा तो इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजंट। सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ एवरीबॉडी लगा हुआ था, तो एवरीबॉडी के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या लिखेंगे, दे। तो इसलिए मैंने लिख दिया इजंट दे। अब जैसे मैंने लिखा इजंट दे, भड़क गया, ई बोला हम एकरा जोड़े नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमको चाहिए पक्का वाला मकान। वो गाना था ना, हम ना रहा सैया माटी के घर में, पक्का पिटवाई द बलम जी पटना शहर में। तो उसी प्रकार से बोला हम इस घर में इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, हमको जो पसंद है वो दीजिए। तो दे से पूछा गया भाई क्या लोगे, तो दे ने बोला भैया मैं सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, मुझे कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल। आपने क्या दिया, इज। बोले भैया मुझे इज नहीं चाहिए, मुझे इज का प्लूरल दे दो। और इज का प्लूरल क्या होता है, आर। इसका प्लूरल क्या होता है, आर। तो यहाँ आप दे के साथ इज लगाए कि भड़क गया। बोला भैया दे के साथ इज लगाओगे पाप लिखेगा दिन दहाड़े। बोला का लगा में करो, बोला इज नहीं, इसके जगह पर क्या कर दो, आर। बोले सर ये नियमक फ्लॉप हो गया, कहे यहाँ इज लिखा था। अरे भैया इजे लगता, इजंटे लगता वहाँ, लेकिन इसको भी तो देखना है ना कि दे के साथ इज नहीं, इज के भाई, इज का भाई आएगा कौन, आर। अब ये बात क्या हो गई, सही। उसी प्रकार से इज प्लस नॉट को आप यहाँ क्या लिखे, इज प्लस नॉट को आपने लिखा इजंट, और समबडी के लिए आपने लाया दे। फिर वही वाला बतिया, फिर ही भड़क गया। बोला हम एकरा जोड़े ना रहेंगे। बोला किसके जोड़े रहोगे बउआ, बोला इज ना, हमारा में सेटिंग होवे ना करता इज, हमको का चाहिए, आर, है ना। फिर अब कैन प्लस नॉट को हमने लिखा कांट। बोले कोई भैया नहीं, चलो कांट तो सबके साथ चलता है, सिंगुलर प्लूरल इतना ही वर्ब है ना। बाकी कैन मॉडल वर्ब तो सबके साथ एक ही लगता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पे। मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट, टू, डेयर, मस्ट, है ना, ये सब सबके साथ एक बराबर। इसमें सिंगुलर प्लूरल भेदभाव है ना, ऐसे कोई भेदभाव नहीं। तो कैन प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, कांट। अब नोबडी के लिए हमने लिखा दे। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। नोबडी के लिए हमने क्या लिखा, दे। अब जैसे लगाए दे, बोले भैया बॉडी लगा हुआ था, दे लगाया, हमको कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन तब तक ही बगलवान जो नो बैठा था नहीं खांसने लगा। याद करो, भासुर जी खांसने लगी है, तब भासुर जी जैसे खांसे, भभाऊ भाग गई। कहने का मतलब इधर आदि नोट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो उधर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सर और समझाता हूं। अगला देखो, वाज प्लस नॉट बराबर मैंने क्या लगाया, वाजंट, और एवरीवन के लिए मैंने क्या लिखा, दे, वाजंट दे। अब जैसे मैंने लिखा वाजंट दे, फिर ये भड़क गया। क्या भड़का भाई, बोला भैया दे के साथ वाज कैसे लगाओगे, बोला तो क्या लगाओगे, बोले वाज नहीं, वाज का भाई लगाइए। वाज का प्लुरल क्या होता है, वर। वाज का प्लुरल क्या होता है, वर। तो इसमें क्या लगाएंगे, वारंट। क्या लगाएंगे, वारंट दे। ठीक, अगला है अब नोज। नोज देखो अभी क्या हो गया, V5, एस लगाया क्या हो गया, V5। और हम लोग जानते हैं कि V5 में हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहता है, डज। V5 में हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहता है, डज। तो हम लोगों ने लगाया डजंट, डजंट। अब एवरीबॉडी के लिए क्या लिखेंगे, दे, डजंट दे। अब जैसे ही डजंट दे लिखे, फिर दे भड़क गया। बोला भैया मुझे सिंगुलर वर्ब नहीं, मुझे प्लुरल वर्ब दो। बोले प्लुरल वर्ब कौन होता है, बोले देखो प्लुरल वर्ब डज नहीं, डू होता है, डू। बोले अच्छा लो, तो इसके साथ सही क्या होगा बाबू, डोंट दे। सही क्या होगा, डोंट दे। ठीक है, चलो यहाँ इस कड़ी को आपने समझा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी हैं, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये सब सारे जिसमें बॉडी और वन लगा रहेगा, सबके लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लेके आएंगे, दे। और दे के अनुसार ही हम लोग वर्ब भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले कड़ी की ओर। अगला बातचीत क्या है, कहता सर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के लिए क्या लगाते हैं, ईट। ए भैया एवरीबॉडी रहेगा, बॉडी और वन लगे रहेगा तब दे, बॉडी या वन लगा रहेगा क्या लगाओगे, दे। और जब थिंग लग जाए ना, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सॉरी एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, थिंग लग जाए तो उसके लिए अब थिंग मतलब कोई चीज हो गया, थिंग मतलब क्या हो गया, चीज। तब ये एक से ज्यादा नहीं, इसके लिए क्या लिखेंगे, ईट। थिंग जब लग जाए, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब लग जाए तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ईट। जैसे देखो इज प्लस नॉट बराबर क्या लिखे, इजंट। इज प्लस नॉट बराबर इजंट। और एवरीथिंग के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ईट। एवरीथिंग के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ईट। तो सही हो गया इजंट, ईट। अगला कहता वाज, तो वाज प्लस नॉट बराबर मैंने लिखा वाजंट, और नथिंग के लिए लिखा ईट। अब जैसे नथिंग के लिए मैंने ईट लिखा, बोला ठीक है भैया नथिंग के लिए आपने ईट लिखा, मुझे एक पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन सर दिक्कत है। बोले क्या, बोला जब ये नए नोट मौजूद है, वाक्य नेगेटिव है, तो फिर वो नए नोट काहे लगाए। बोले हाँ भैया ठीक है बात बोले आप, तो यहाँ नोट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर नो लगा हुआ था, इसलिए इसका सीधा होगा वाज इट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यदि एवरी, सम, एनी में यदि बॉडी लगा रहेगा या वन लगा रहेगा तो उसके लिए दे लिखना है, थिंग लिखा रहेगा तो उसके लिए इट लिखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले बातचीत की ओर। अगला बातचीत क्या है, सुनिएगा गौर से, एकदम सुनना ध्यान से, एकदम दिलो दिमाग से, कि यदि आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ये सब कहीं भी देखने को मिले, खासकर इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से इसको जानते हैं, यदि ये सब आपको दिखने को मिल जाए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, तो इसके बाद यदि आपको देम लिखने को मिले, यदि आपको इसके बाद देम देखने को मिला, तो आप इसके लिए सब्जेक्ट दे भेजिएगा। क्या भेजिएगा, दे। यदि आपको इसके बाद यू देखने को मिला तो आप यू फेंक के मारिएगा। यदि आपको अस देखने को मिला तो आप उसके लिए वी फेंक के मारना। यदि इसके बाद कोई नॉन, प्लुरल नॉन देखने को मिला, जैसे नॉन क्या हो गया, लड़के, लड़कियां, ये सब यदि देखने को मिला तो उसके लिए आप एक ही चीज सबके लिए फेंक के मारोगे, दे। क्या मारोगे, दे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं सर। एग्जाम्पल ही तो सबसे बड़ी बात है। जैसे देखो ईच ऑफ के बाद यहाँ क्या आया, देम। ईच ऑफ के बाद क्या आया, देम। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग लिखते हैं। पहले देम आया, ईच ऑफ के बाद देम आया, तो देम के बदले में सब्जेक्ट क्या देंगे, दे। देम के बदले में सब्जेक्ट क्या देंगे, दे। अब बताइए इज प्लस नॉट मैंने क्या लिखा, इजंट। इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इज प्लस नॉट बराबर इजंट, और देम था इच ऑफ के बाद, तो देम के अनुसार यहाँ हो गया दे। अब दे फिर एक पर भड़क गया, बोला रे गधा तुम हमरे लायक है। बोला नहीं गुरुजी,
का, बोला अपन भाई को भेज, भाई को बोला भाई के है, बोला आपका भाई है ना सर, आर कौन है, इज का भाई, यानी कि दे के साथ, अभी पिछला वाला बताया सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, दे के साथ इज नहीं, क्या लगता है, आर। ठीक उसी प्रकार से मैंने इसमें लिखा इजंट, और यहाँ देम था तो देम के बदले में फिर लिखे दे। तो जैसे अब इजंट दे लगाए फिर घुसा गया, फिर बोला भैया दे के साथ इज नहीं, क्या लगाइए, आर, इसलिए यहाँ क्या होगा, आरंट दे। अब यहाँ मैंने जैसे लिखा वाज प्लस नॉट बराबर वाजंट, वाज प्लस नॉट बराबर वाजंट। अब ईच ऑफ के बाद देखिए एक से ज्यादा लड़का है, तो एक से ज्यादा जब नाउन रहेगा प्लूरल नाउन हो गया तो उसके लिए क्या लाएंगे, दे, इसके लिए भी मैंने लिखा दे। फिर ही भड़का, बोला भैया दे के साथ वाज नहीं लगता, दे के साथ क्या लगता है, वर, क्या लगता है, वर। अब एनी ऑफ यू, अब देखिए नोज जो है अपने आप में V5 है, एस लग गया, क्या हो गया, V5। अब V5 में छुपा रहता है डज, हमने लिखा डज प्लस नॉट बराबर डजंट, और यू था यहाँ, तो यहाँ आदि यू रहे ईच ऑफ के बाद, तो वहां भी आपको क्या लिखना है, यू। अब जैसे लिखे तो यू फिर भड़क गया, बोला यार यू के साथ डज नहीं, यू के साथ क्या लगता है, डू, इसलिए सही क्या होगा, डोंट यू। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप यहाँ तक समझे होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये सब के बाद यदि देम देखने को मिले तो सब्जेक्ट दे भेजना, यू मिले तो सब्जेक्ट यू भेजना, अस मिले तो वी भेजना, कोई भी नाउन एक से ज्यादा यदि आ जाए तो उसके लिए आपका दे का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगला कदम क्या है, कहता हाँ भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त, क्या जबरदस्त है ये, सर क्या है ये मुझे भी बताइए। अरे भाई तुम्हीं लोगों को तो बताने के लिए करना है। आदि आई और बी के, आई और बी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। आई और बी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए थर्ड पर्सन। आई और बी ऐसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, यू को हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन, यू को कौन सा पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन। और बाकी ही, सी, इट, दे, लड़का, कोई भी नाउन को आप लिख दीजिएगा सब अपने आप में क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। राम, श्याम, पटना, ये सब क्या अपने आप में थर्ड पर्सन। आपको याद रखना है कि आई और बी को फर्स्ट पर्सन और यू का सेकंड पर्सन, यही तीन को याद रखना, बाकी जो बच गया सब थर्ड पर्सन है ना। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गया सब थर्ड पर्सन। अब देखिए मेन मुद्दा यहां से निकल के आता है कि यदि फर्स्ट पर्सन रहे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों देखने को मिल जाए, क्या क्या मैंने बोला, यदि आपको सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों देखने को मिल जाए तो आप उसके लिए सब्जेक्ट क्या भेजोगे, वी। क्या भेजोगे, वी। बोले गुरुजी 1% भी लोड नहीं लिया। बोले भैया रुको, लोड कैसे नहीं लेगा, पढ़ाने के लिए है जी। यू, यू कौन सा पर्सन, आप खाली पर्सन बताते चलना, यू हो गया अपने आप में सेकंड पर्सन। राम अपने आप में थर्ड पर्सन, मैं ऊपर लिखता हूं तब बढ़िया रहेगा। यू अपने आप में सेकंड, राम अपने आप में थर्ड, और आई अपने आप में फर्स्ट, आई अपने आप में फर्स्ट। तो देखो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों है, तो यहाँ सब्जेक्ट, अच्छा पहले आर प्लस नोट को क्या कर दीजिए, आरंट, आर प्लस नोट को आरंट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या लेके आओगे, तो चूंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों है, इसलिए इसके लिए क्या लेके आएंगे, बी। अब देखिए कि सर यदि मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं रहे, खाली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा, तब क्या करेंगे, तब क्या करोगे, एक घुट मार के सो जाना और का गधों की। सुनो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी में यदि कोई रहा और सेकंड पर्सन में यू रहा, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लाएंगे, वी। जैसे क्वेश्चन देखो, आप देखना यहाँ यू कौन पर्सन हो गया, सेकंड, आई कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रहे तो उसके लिए भी सब्जेक्ट का आर प्लस नोट बराबर हो गया आरंट, और यहाँ इसके लिए भी सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों आ गया, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सर एगो बात बताइए कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं रहे, आई और बी में से कोई रहबे नहीं करे, तब क्या करेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है मित्रों, ओ मित्रों परेशान होने की बात नहीं है, अच्छे दिन आएंगे
अच्छे प्रश्न बनेंगे आपसे, टेंशन मत लो, है ना। तो जब कभी भी सेकेंड और थर्ड पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन में लाओगे तो सब्जेक्ट में क्या लाओगे, यू। तो यहाँ आर है, आर प्लस नोट बराबर आरंट। अब देखिए यहाँ यू जो अपने आप में है ये कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। राम अपने आप में कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि आएगा तो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ क्या देंगे, यू। हो गया, इतना तो आसान है। अगला सर मान लीजिए खाली थर्ड पर्सन लिख दिया, तो क्यों घबराते भाइयों, ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। राम एंड श्याम आर प्लस नोट बराबर आरंट, और एक से ज्यादा नॉन आ गया तो क्या लिख देंगे, दे, बात खत्म। यदि थर्ड पर्सन दुगो आ जाए तो सबके लिए क्या लिखिएगा, दे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप यहां तक समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगला कदम क्या है, कहता जब दो गो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा रहे, अलॉन्ग विद से जुड़ा रहे, टुगेदर विद से जुड़ा रहे, तो आगे आने वाला जो भी वर्ब होगा या जो भी सब्जेक्ट होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बोले क्या क्या बोलते रहते हैं गुरुजी, नहीं बुझाया। बोले अच्छा रुको, तुरंत बुझा देते हैं खटखटा के, अभी तुरंत फटफटा के लोड ले लेगा। देखो एज वेल एज से यहाँ एज वो छूटल है, ठीक है। एज वेल एज से यहाँ दो सब्जेक्ट, यहाँ एज छूटा हुआ बाबू आप अपने से कर लेना। यहाँ एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट है राम, दूसरा है आई। जब दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से जुड़ा हो तो आगे आने वाला, अच्छा पहले यहाँ देखो इज प्लस नॉट, जो वर्ब है उसमें लगे नो। इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजंट। इज प्लस नॉट बराबर इजंट। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम। पहला वाला के अनुसार जब दो गो सब्जेक्ट एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से जुड़ा रहे, तो जो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिले ना उसी का आप लिखिएगा वहां सब्जेक्ट। राम के लिए क्या लिखिएगा, ही। बोले गुरुजी अभी भी लोड नहीं लिया। बोले भैया आइए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट आपस में अलॉन्ग विद से, किससे जुड़ा हुआ है, अलॉन्ग विद से। पहला इसमें सब्जेक्ट है रमेश, S1, और इसको कर देते हैं S2, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब वर्ब जो है सेम टू सेम लिख दीजिए, वाज प्लस नॉट बराबर क्या लिख दिए, वाजन। अब आगे में जो सब्जेक्ट आएगा वो पहला वाला के अनुसार आएगा। पहले कौन है, रमेश, तो रमेश के लिए क्या लिखेंगे, डी। बात खत्म। गीता के लिए वहां सी नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि दो सब्जेक्ट जब आपस में एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से जुड़ा रहता है तो आगे जो सब्जेक्ट आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। चलिए और सुनाते हैं। अब देखो इसमें एज वेल एज से पहला सब्जेक्ट सी है, दूसरा यू है, तो विल प्लस नॉट को पहले हम लोग कर देते हैं वांट, और ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। आगे आने वाला सब्जेक्ट किसके अनुसार, पहले वाले अनुसार, तो सी के अनुसार यहाँ क्या लिख देंगे, सी, वांट सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले बातचीत की ओर। अगला बातचीत क्या है कि यदि दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहे, आइदर और से जुड़ा रहे, नाइदर नॉर से जुड़ा रहे, और से जुड़ा रहे, तो आगे आने वाला सब्जेक्ट अंत वाले सब्जेक्ट यानी कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अरे सीधा सीधा बोले, सीधा सीधा मैं बोलूं, इसमें दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, S2 के अनुसार, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद जो पहले था उसमें पहले वाला के अनुसार। लेकिन जब दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और से जुड़ा हो तो आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बोले गुरुजी नहीं समझे, आइए समझाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम। क्या लिखा हुआ है, एम। आप एम प्लस नोट को आप जानते हैं, एमंट नहीं कहते, एम प्लस नोट को क्या कहते हैं, आरंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आरंट। एम प्लस नोट बराबर क्या हो गया, आरंट। ठीक है, अब आरंट, अब यहाँ ये वाला हो गया रेखा S1 और आई हो गया S2। S1 मतलब पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, S2 हो गया सब्जेक्ट 2। आगे आने वाला जो एम प्लस नोट था आरंट लिख दिए। अब जो सब्जेक्ट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई, आरंट आई। अब इसमें भी देखिए ना, वाज प्लस नॉट बराबर आप पहले क्या लिख दिए, वाजंट। वाजंट लिखने के बाद आप बताओ इसमें S1 हो गया U और C हो गया S2। अब आगे आने वाला सब्जेक्ट दूसरे वाला के अनुसार, तो दूसरा कौन है, C। तो यहाँ क्या लिख देंगे, C। हो गया, इतनी सी तो बात है यार, क्या आप लोग इसमें लगा के बैठे हो। चलो
अब 2 क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा दोनों को बनाइए, तो कमेंट करिए, तो थोड़ा सा मैं जल पीता हूँ। चलिए, उम्मीद है आप दोनों बना लिए होंगे। पहला कहता है इसमें, देखिए m प्लस नोट बराबर क्या हो गया, आरन। m प्लस नोट बराबर क्या हो गया, आरन। और इसमें पहला सब्जेक्ट हो गया दे और दूसरा सब्जेक्ट आई, तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग दूसरे वाले के अनुसार आई लिखेंगे। r प्लस नोट बराबर आरन, पहला सब्जेक्ट है सी और दूसरा सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे, यू, है ना। यू के अनुसार क्या लिख देंगे, यू। बात खत्म, इतनी सी तो बात है, ये तो बहुत आसान था। बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। अगला कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस यदि कहीं लिखा मिले। सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिससे हम कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, विश करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, इंपेरेटिव। बोले सर नहीं बुझे, जैसे बोलेंगे इधर आओ, है ना, आदेश दिए, बोलेंगे कृपया आइए ना, आग्रह किए। फिर बोलेंगे कृपया कड़ी मेहनत करिए, या बोलेंगे कड़ी मेहनत करिए, सलाह दिए। तो जिस वाक्य से हम लोग किसी का आदर करते हैं, आग्रह करते हैं किसी से, कुछ हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का पहचान है आगे में V1 लगा रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का पहचान है आगे में V1 लगा रहेगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा हो सकता है। जहां आपको इस टाइप का सेंटेंस मिले, बिना कुछ सोचे समझे सीधा वांट यू लिख देना है। सर इसमें यू कहां से आया? तो जब कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे मैंने बोला इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ, तो इसका मतलब इसमें तुम छुपा हुआ है, सामने वाला का नाम बोल रहे हैं जी। और सामने वाला के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब यू, इसलिए इसमें यू छुपा रहता है। इधर आओ, और इसका क्वेश्चन टैग जैसे बनाया मैंने, इधर आओ, कम हियर, मैंने कहा कम हियर यहाँ, और इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका हिंदी होगा इधर आओगे ना, यहाँ आओगे ना, इसका क्वेश्चन टैग यही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कम हियर वांट यू, कम हियर वांट यू, इसका हिंदी हो गया इधर आओगे ना, इधर या यहाँ आओगे ना, ठीक है। चलिए, तो जहां भी आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिले, आप बिना सोचे समझे आप क्या लगा दो, वांट यू, क्या लगा दो, वांट यू। जैसे बोला कम हियर, तो देखो V1 आगे में लगा हुआ, सीधा सीधी वांट यू, क्या लिखेंगे, वांट यू। स्पीक इन इंग्लिश, V1 लिखा हुआ वांट यू, क्या लिखेंगे, वांट यू, बिना कुछ सोचे समझे। प्लीज हेल्प मी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट वांट यू, कृपया मेरी मदद करोगे ना, है ना। चलिए, उसके बाद लेकिन यही चीज आदेश के आगे में नोट लगा देंगे, तो भैया एक बात बताओ ना आप, आदि मान लीजिए यहां मैंने लिखा कम हियर का क्या लिखा, वांट यू। वांट यू क्या होता है, विल प्लस नोट को मिलाते हैं क्या बनता है, वांट यू। विल प्लस नोट को बनाते हैं क्या मिलता है, विल प्लस नोट को क्या लिखते हैं, वांट यू। तो यहां आप नोट को हटा देंगे क्या हो जाएगा, विल। तो जब इसमें यहां नोट लगा ही दिया, तो उधर क्या लिखेंगे, विल यू। यहां लिखते थे वांट यू, अब लिखेंगे यहां विल यू। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं जानते हैं, सर ये डोंट लिखा हुआ मतलब डू में नोट लगा हुआ, इसलिए इधर डू यू बनाता है, जो गलत है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें डू यू नहीं, आप क्या लिखोगे, विल यू। फिर भाई डोंट लगा हुआ है, सीधा सीधा बिना सोचे विल यू, है ना। फिर कहता प्लीज डोंट टच मी, फिर डोंट लग गया, फिर विल यू, है ना। है ना आसान, है ना आसान, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगला कदम कहता है कि लेट या लेट्स लगा रहे। अरे भैया लेट कहो, लेट्स कहो, या उसी को आप लेटस कहो। लॉन्ग फॉर्मेट में लेटस, उसी को शॉर्ट फॉर्मेट में लेट्स कहते हैं। यदि उसके बाद आपको V1 लगा मिल जाए, तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना, शांटवी। क्या लगाना, शांटवी। जैसे मैंने कहा लेट्स गो, सब में लेट्स गो ऐसे लिखाएगा, लेट्स गो शांटवी, क्या लिखेंगे, शांटवी। लेट्स लग गया शांटवी, लेट्स लग गया शांटवी, लेट्स गो शांटवी, लेट्स डांस शांटवी, लेट अस स्पीक शांटवी, है ना।
क्या लिखेंगे शांत वी, क्योंकि ये आस जो होता है ना, आस के लिए हम लोग यहाँ क्या लाते हैं वी, और इसी आस को शॉर्ट करके हम लोग लेट से लिखते हैं। अच्छा मान लो सर लेट मी लिखा रहेगा तो मी के साथ आई के साथ भी तो सेल ही लगाते हैं, तो इसमें शांत वी के जगह पर क्या लिखेंगे, मी के बदले में क्या लिखेंगे शांत आई। फिर देखो लेट मी है तो यहाँ क्या लिखेंगे शांत आई, फिर कहता लेट मी है तो यहाँ क्या लिखेंगे शांत आई। ले सर एक बात बताइए, मान लीजिए निकल रहेगा लेट हिम को, तो देखिए इसमें तो सेल नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं आई और बी के साथ सेल लगता है, इसलिए शांत लिखे। अब इसके साथ हम लोग शांत नहीं, हम लोग जानते हैं ही के साथ सेल नहीं लगता है, विल लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे वांट, और हिम का सब्जेक्ट होता है ही, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे वांट ही। ठीक है, जैसे बोलेंगे लेट राम गो तो क्या लिखेंगे वांट ही, बोलेंगे लेट सीता गो वांट सी। लेकिन जैसे बोलेंगे लेट मी गो तो लिखेंगे आई के साथ अब आएगा तो आई के साथ शांत आएगा, तो शांत आई। ठीक है, चलिए अगले बातचीत क्यों, अगला बातचीत करता है सर मान लो वही वाला बात जो मैंने बताया लेट देम गो, तो यहाँ देम लगा हुआ तो सेल तो नहीं, दे के साथ तो सेल नहीं लगा सकते, क्या लिखेंगे वांट दे, क्या लिखेंगे वांट दे। फिर देखो हर है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे वांट दे, वांट, अब हर है तो सी। अब यहाँ देखो पापा है तो यहाँ भी लिखे वांट, लेकिन जैसे वांट लगाए नोट भड़क गया, बोला भैया नोट इधरे है, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं हम विल लगा लेते हैं, विल, और पापा के लिए क्या लिखेंगे ही, हो गया। इतनी सी तो आसान बात थी। चलिए अगले बातचीत की ओर बढ़ते हैं, है ना। आप लोगों को जिला हिला देना है जी, एकदम गर्दा गर्द कर देना है, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। चलिए कहता माय सिस्टर इज सैड, तो इज प्लस नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं इजंट, इज प्लस नॉट को इजंट, और सिस्टर के लिए क्या लिखेंगे सी, इजंट सी। फिर एम प्लस नॉट को क्या लिखते हैं आरंट, एम प्लस नॉट को आरंट। एक काम करना है, पहले आप वीडियो पॉज करिए और रुक के पहले से बनाइए और फिर मिलाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों ने सारा थ्योरी पढ़ लिया, अब थ्योरी नहीं अब प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए तो एम प्लस नॉट को क्या लिखते हैं आरंट आई। आप पहले वीडियो पॉज करिए, पहले टोटल आप थ्योरी पढ़ लिए तो आप पहले क्वेश्चन बनाइए 8 नंबर तक, फिर मैं आप वीडियो ऑन करके फिर से मिलाइए। इज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे इजंट, और रमेश के बदले में क्या लिखेंगे ही, रमेश के बदले में क्या लिखेंगे ही। फिर वाज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे वाजंट, वाज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे वाजंट, और लालू के लिए क्या लिखेंगे ही, है ना। फिर विल प्लस नॉट को क्या लिखेंगे वांट, विल प्लस नॉट को वांट, और पत्नी के लिए वाइफ इज अ नाइफ, वाइफ का नाम सुने हो ना, हाँ अभी खूब एक चर्चा में है मैडम जी, वो यूपी वाले मैडम जी। तो वाइफ इज अ नाइफ, पत्नी जो है एक चाकू के समान है, वाइफ इज अ नाइफ विच कट्स आवर लाइफ वेरी इजली, पत्नी जो है एक चाकू के समान है जो हमारे जीवन को काट काट के बड़ा आसानी से पार कर देती है। तो विल प्लस नॉट को क्या लिखेंगे वांट, और पत्नी के लिए क्या लिखेंगे सी, ठीक है। अच्छा ये रिच्ड जो देख रहे हैं, हैव रिच्ड जो हम देख रहे हैं, तो हैव के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना ये V3 है, मतलब कोई काम है पहुंचना, तो यहाँ हैव के बाद यदि कोई काम आता तो उसमें क्या लिखते हैं हैवंट, और आई है सब्जेक्ट में क्या लिखे आई, हैवंट आई। फिर उसी प्रकार से वर प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे वारंट, वर प्लस नॉट बराबर वारंट, और ब्रदर चूंकि एक से ज्यादा ब्रदर है, यहाँ देखो ब्रदर मैच लगा हुआ, एक से ज्यादा ब्रदर है इसलिए आप इसके लिए क्या लिखोगे दे, वारंट दे। सेल प्लस नॉट को क्या कहते हैं शांत, सेल प्लस नॉट को शांत, और शांत के साथ क्या लिख देंगे फिर आई को, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपका कितना सही हुआ, खुद की मार्किंग करिए, ठीक है, खुद की मार्किंग करिए कि आप कितने पानी में पहुंचे। और यदि आपसे अभी भी प्रश्न नहीं बन रहा तो एक बार आप शुरू से फिर से वीडियो देखिए फिर क्वेश्चन बनाइए। आइए एक्सरसाइज 2 की ओर। एक्सरसाइज 2 में वाज प्लस नॉट बराबर क्या होगा वाजंट सी, फिर इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया इजंट, और पेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इट। फिर एम प्लस नॉट बराबर क्या हो गया आरंट, और आई के लिए हमने लिखा आई, आरंट आई। अब देखो यहाँ ही नोट लग गया, इधर ही नोट लग गया तो उधर नोट नहीं लगाएंगे, इसलिए जब एम के साथ नोट मिला ही नहीं तो आर नहीं बना, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे एम आई, एम आई ना, एम आई दे दे माई वाला ना, एम आई, ठीक है। अब वाज के साथ देखो नेवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, तो उधर नोट आपको नहीं लगाना होगा, सीधा लिखना होगा वाज सी, है ना। फिर देखो हैज के साथ नोट लगा हुआ, जब इधर नोट लगा हुआ तो उधर नोट नहीं लगाना।
और ये देखो कम, कम मतलब आना, काम हो गया, इसलिए हैज के बाद यदि कोई काम लिखा रहे तो हैज ही आता है हेल्पिंग वर्ब, इसको लिखेंगे हैज। और पापा जी के लिए लिखेंगे ही, हैज ही। अब इज प्लस नॉट बराबर इजंट, ये क्वेश्चन बढ़िया है गुरु। इज प्लस नॉट को क्या लिखे, इजंट। अब बच्चा के लिए क्या लगाओगे सोच के बताओ, ही लगाओगे, सी लगाओगे, इट लगाओगे, दे लगाओगे, क्या लगाओगे? बहुत सारे कहना होगा सर जब जेंडर पता नहीं रहता कि लड़का हो कि लड़की तो उसके लिए ही लगाते हैं, ही को कंसीडर करते हैं। सुनिए भाई लोग, सब जगह करते हैं, जैसे टीचर रहता तो टीचर में आप ही कर लेते, सिंगर में ही कर लेते, डॉक्टर में ही कर लेते, चलता। लेकिन बच्चा भूखा है, किसका बच्चा है? हाथी का, कुत्ता का, भैंस का, है ना, किसी जानवर का, किसी इंसान का, मंगरुआ का, बुधना का, केकर बच्चा है? किसी का हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी। तो जब अननोन है बच्चा ना, चाइल्ड का, यहाँ चाइल्ड अननोन है कि क्या चीज़ का है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जानवर के लिए क्या लगाते हैं, ईट। तो यहाँ चूंकि बच्चा अननोन है इसलिए इसके ना ही आएगा ना सी आएगा, इसके लिए आएगा इट, इजंट, इट। हैज के बाद देखिए कार आया है, मैंने बताया था कि हैज के बाद यदि नोन आया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डज छुपा रहता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डजंट। और रामू के लिए लिखेंगे ही, डजंट ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। आप यहाँ फिर से वीडियो पॉज करिए, पहले टोटल क्वेश्चन को देख के आप बनाइए। लो एक बार मैं हट जाता हूँ, पहले वीडियो देख के पॉज करके पहले बनाइए टोटल, ठीक है। अब आप तब खोलना जब बन जाए आपका टोटल। हैज के बाद यहाँ कोई काम आया भी3, इसलिए इसमें लिखेंगे हैजंट, हैजंट। और रामू के बदले में लिखेंगे ही, हैजंट ही। अब देखो सी के साथ यहाँ कार आया है, तो कार कोई चीज है, इसलिए यहाँ हैज के बाद जब कोई नाउन आता तो उसमें डज छुपा रहता है, इसलिए लिखेंगे डजंट सी। ठीक है। अब हैज के बाद यहाँ गोन भी3 कोई काम आया है, तो याद करो हैज के बाद जब कोई काम आता है तो इसमें लिखते हैं हैजंट, हैजंट। और सी के बदले में लिखे सी, हैजंट सी। उसी प्रकार से हैव के बाद नेवर के बाद देखो यहाँ नेवर तो सबसे पहले नेगेटिव वर्ड हो गया। अब गोन आया, हैव के बाद गोन आया है तो हम यहाँ लिखते हैवंट, भी3 काम आया तो हैवंट आई लिखते। अब जैसे हैवंट आई लिखे तब तक नेवर इन्हें से खांसने लगा, बोला भैया हम घर में मौजूद है। नेवर मतलब नेगेटिव वर्ड, अब नेगेटिव वर्ड हो गया तो इधर से नोट को भागना पड़ा, तो इसका सही बनेगा हैव आई। अब हैव के बाद देखिए कार अपने आप में एक नाउन है, जब नाउन आया तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डोंट आई। अब यहाँ हैव के बाद भी कोई नाउन आया है तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, डोंट आई। लेकिन जैसे डोंट आई लिखे तब तक लिटिल वा इधर से खांस दिया। लिटिल अपने आप में कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ डोंट नहीं, सीधा सीधी क्या लिखेंगे, डू आई। ठीक है। वर प्लस नोट बराबर वरंट लिखते, लेकिन यहाँ फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए खाली यहाँ लगेगा वर। और चूंकि एक से ज्यादा कलम है तो एक से ज्यादा कलम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे। कोई भी हो यदि उसकी संख्या एक से ज्यादा सबके लिए दे लाइएगा। अब केम अपने आप में क्या है, V2। केम अपने आप में क्या है, V2। और V2 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, डिड। तो डिड प्लस नोट को क्या लिखे, डिडंट। और कुत्ता के लिए ही किसी, ही किसी, तो कुत्ता ना लड़का होता ना लड़की। भाई हमने क्या बोला, स्त्री पुरुष ना, जानवर के लिए क्या लगाते हैं, इट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिडंट इट। अगला देखिए हैव के बाद एक कलम आया, कलमा कोई चीज ना है जी, नोन है, तो इसमें हैव में छुपा रहता है डू हेल्पिंग वर्ब। अब डू में नोट लगाएंगे डोंट, और सब्जेक्ट है आई तो लिखेंगे डोंट आई। ठीक है। तीसरा नंबर एक्सरसाइज हो गया पूरा। अब आते हैं चौथे नंबर एक्सरसाइज की ओर। ये रहा चौथा नंबर एक्सरसाइज। माई फादर इज अ टीचर, तो इज प्लस नोट को क्या लिखेंगे, इजंट। और फादर के लिए क्या लिखेंगे, ही, इजंट ही। हेड के बाद कोई नॉन आया है, और हेड के बाद जब कोई नॉन आता है तो उसमें छिपा रहता है डिड, इसलिए लिखेंगे डिडंट दे। क्या लिखेंगे, डिडंट दे। अब हेड के बाद देखिए कम, कम ने आना काम हो गया, भी3 है, तो भी3 है तो इसमें लिखेंगे हैडंट दे। क्या लिखेंगे, हैडंट दे। देखिए वेंट, वेंट मतलब V2, गो का V2 वेंट, तो वेंट V2 में छुपा रहता है डिड, तो इसमें हो जाएगा डिडंट। और सिस्टर के लिए लिखेंगे सी, डिडंट सी। ठीक है। अब देखो इज प्लस नोट को क्या लिखेंगे, इजंट। और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, दिस, तो क्या लिख देंगे, इजंट दिस।
अब यहाँ देखिए इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजंट, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट दिस नहीं है, इसमें कौन है, पेन। इसमें कौन है, पेन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पेन के लिए इट, ये वो कलम है इसलिए क्या लिखेंगे, इट। आर प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, आरंट। आर प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, आरंट। अब दीज है तो आरंट दीज लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है यही सब वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले थ्योरी में पढ़ाया था। सब बहुत ही आसान है, आप इन सारे प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो सेट और है, कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। फिर आप पहले वीडियो रोकिए, फिर पहले टोटल बनाइए अपने से, फिर मिलाइए। आर प्लस नॉट बराबर आरंट। आर यहाँ चूंकि एक से ज्यादा पेन है तो पेन के लिए लिखेंगे हम लोग दे, आरंट दे। अब यहाँ आर लगा हुआ, आर प्लस नोट को क्या लिखेंगे, आरंट। और यहाँ दोज लिखा हुआ सब्जेक्ट में तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, दोज, आरंट दोज। फिर वही वर प्लस नोट को हम लोग लिखेंगे वरंट, और यहाँ दोज लिखा हुआ क्या लिख देंगे, दोज, है ना। फिर कहता है, इस सेम क्वेश्चन लगता हो गया ना, इसमें खाली आर के जगह पर वर हो गया। इज प्लस नोट बराबर, हाँ यहाँ से ध्यान देंगे, इज प्लस नोट बराबर होता है इजंट। इजंट अब एवरीबॉडी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दे। अब हम लोग जानते हैं जैसे दे लगाए तो दे के साथ इज आ नहीं सकता, इसलिए अब इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आर, आरंट दे। अब नो बडी कैन डू इट, तो कैन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कैन प्लस नॉट बराबर कांट। और एनीबॉडी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दे। अब सर दे के साथ कांट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कैन, मे, शैल, विल, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर ये सब मॉडल वर्ब है, तो ये सब सेम टू सेम उतरता है। तो कांट और एनीबॉडी के लिए बडी लगा हुआ क्या लगा देंगे, दे। ठीक है। अब हैज के बाद इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। महत्व अपने आप में कोई चीज हुआ, कोई नॉन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ, तो इसलिए इसमें हैज के बाद अब यदि नॉन आया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, और डज प्लस नॉट बराबर डजंट। अब एवरीथिंग के लिए, थिंग मतलब कोई चीज, तो चीज के लिए हम लोग क्या लाते हैं, ईट। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। अब हैज के बाद वाटर आया है, तो हैज के साथ यदि कोई नॉन आया है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छुपा रहता है, डज, डज। अब इधर ही नोट लग गया तो डज में तो नोट नहीं लगेगा। हैज के साथ यदि कोई नोन आया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, डज। अब इधर ही नोट आ गया तो उधर नोट आएगा नहीं। अब बडी लगा हुआ तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दे। क्या होगा, डू, डज दे, लेकिन दे के साथ हम लोग डज नहीं लगाते हैं, दे के साथ क्या लगाते हैं, डू। अब हो गया सही, डू दे। ठीक है। अब हैज के बाद नथिंग आया है, मतलब कोई चीज है, तो इसमें भी हम लोग हैज के बाद कोई वस्तु आया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डज। इसमें हो गया डजंट। और सिस्टर के लिए हो गया सी, डजंट सी। लेकिन पता चला कि इधर ही नथिंग था, नोट इधर लगा हुआ था, तो इसमें नोट नहीं लगेगा और इसका सीधा सीधी बनेगा डज सी। क्या बनेगा, डज सी। एक्सरसाइज 5 था। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, अब ज्यादा नहीं। मिस्टर एमसी जीनियस इज फ्रॉम आयरलैंड, तो इज प्लस नॉट बराबर इजंट, और जिसमें एमआर लिखा रहता है मिस्टर, तो मिस्टर मतलब पुरुष के लिए यूज होता है, तो मिस्टर एमसी जो है वो अपने आप में पुरुष हो गया, इसलिए इसका लिए क्या लगा है, ही। अब देखिए इज के बाद यहाँ नोट ऑलरेडी लगा हुआ तो उधर नोट नहीं लगेगा, सीधा क्या लिखेंगे, इज। और गाड़ी के लिए क्या लिखेंगे, इट, इजंट इट। फिर आर प्लस नोट बराबर आरंट, और यू का यू, आरंट यू। बहुत आसान है। वेंट अपने आप में V2, तो V2 में डिड छुपल रहता है, डिड प्लस नॉट बराबर डिडंट। और सी के लिए हम लोग लिखेंगे सी, आरंट डिडंट सी। उसी प्रकार से यहाँ पहले ऑलरेडी डिड दिया हुआ है, नोट लगाया हुआ, तो खाली उधर डिड लिखेंगे, डिड। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही, डिड ही, है ना। कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, तो यहाँ पॉल्यूट अपने आप में क्या हो गया, V1। अब V1 में हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है डू, और डू प्लस नॉट बराबर डोंट, डोंट। और एक से ज्यादा गाड़ी है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दे, डोंट दे। ठीक है क्या मित्रों, ठीक है ना। चलिए इज प्लस नोट को हम लोग क्या लिखेंगे, इजंट। इज प्लस नोट को हम लोग क्या लिखेंगे, इजंट। ठीक है। और ट्रिप कोई चीज है इसलिए इसके लिए हम लोग लाएंगे इट। विल प्लस नोट, वॉन्ट लगा दिया ऑलरेडी, इधर ही नोट लगा दिया तो उधर नहीं, सीधा लिखेंगे विल ही। ठीक है। हैड के बाद
आई हैड अ रेड कार, तो कोई चीज है तो हैड के बाद यदि कोई चीज है तो यहाँ लिखेंगे डिड, और डिड प्लस नॉट बराबर डिडंट। यू कोई लड़का का नाम है, ही लिखे डिडंट ही। कम हियर, याद करो मैंने अभी तुरंत बताया कि V1 के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आगे या सीधा आगे में V1 आए, आंख बंद करना, वांट यू। कम हियर, वांट यू। गो देयर, वांट यू। हेल्प मी, वांट यू, है ना, सब में वांट यू लगाते चलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। अगला है 7 नंबर। अब इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं रहा। लेट्स लगा रहे तो उसमें दिमाग लड़ाए बिना लिखना शांत भी। लेट्स लगा रहे तो शांत भी। इट इज अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून, इज प्लस नॉट बराबर इजंट। इजंट और इट का इट इजंट इट, ठीक है। लेट्स गो शांत भी। लेट्स लग गया, क्या लिखेंगे, शांत भी। फिर उसी प्रकार से पुलिस अरेस्टेड हिम, तो अरेस्टेड क्या हो गया, V2। V2 मतलब डिड, तो डिडंट और पुलिस एगो नहीं होता, ये प्लूरल नाउन होता है, इसलिए क्या लिखे, दे, डिडंट दे। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, आर प्लस नॉट बराबर आरंट, और दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आरंट बोथ। कोई कोई इसके लिए आरंट दे का भी यूज करता है। लेट्स लग गया तो शांत भी। लेट्स लग गया शांत भी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 7 हो गया। 7 में और भी प्रश्न है, 18 प्रश्न, 18 19। अब इज प्लस नॉट बराबर क्या लिखेंगे, इजंट, और दिस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस, इजंट दिस। फिर उसी प्रकार से इज प्लस नॉट बराबर इजंट, और लाइट के लिए हम लोग लिखेंगे इट। अब नीडेड हो गया V2, इज लग गया, क्या हो गया, V2, और V2 में हेल्पिंग वर्ब छिपा रहता है डिड, तो हो गया डिडंट। डिडंट और वी के लिए लिखेंगे वी, डिडंट वी। अब ये क्वेश्चन देखिए तो लेटस, लेटस लग गया, क्या लिखेंगे, शांत वी, शांत वी, है ना। इज प्लस नॉट बराबर इजंट, और मैन चूंकि पुरुष है उसके लिए लिखेंगे ही, ठीक है। ही कैन नॉट लिव अलोन, कैन नॉट, तो इधर नॉट लग गया तो उधर खाली कैन लिखेंगे, कैन, और ही के लिए क्या लिख देंगे, ही कैन ही, ठीक है। चलिए अगली बातचीत की ओर बढ़ते हैं, और इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं, यहीं तक है बस। तो इज प्लस नॉट बराबर क्या, हाँ कहता है दिस इज द मैन, दिस इज मैन हु पॉल्यूट हिज एनवायरनमेंट। अब यहाँ इज को आप उसको नहीं लिखिएगा, यहाँ इस व्यक्ति के बारे में कहता है इट इज मैन हु पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट, या वही व्यक्ति है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है ना, है ना, यही व्यक्ति के लिए, इसलिए यहाँ क्या बनाएंगे, इजंट, इजंट इट, इजंट इट। अब देखिए लफ्ज अपने आप में V5 को एस लगा हुआ, इसके लिए क्या लिखेंगे, डजंट, डजंट, और मम्मी के लिए क्या लिखेंगे, सी, डजंट सी। अब देखिए डोंट लग गया आगे में, आगे में डोंट लग गया तो इसमें विल यू, आगे में डोंट लग गया तो क्या लिखेगा, विल यू। अच्छा, माय फादर एंड आई आर हैप्पी, तो आर प्लस नॉट बराबर आरंट, और इसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों आया है तो इसके लिए लिखेंगे वी, आरंट वी। मैन शुड, शुड प्लस नोट, इधर ही नोट लग गया तो सीधे शुड को उतारेंगे, शुड। और आप एक चीज देखो, MEN लिखा हुआ मैन, MEN को कहते हैं मैन, और MAN को कहते हैं माइन, जबकि बच्चे लोग एक ही दोनों को पढ़ते हैं, मैन और माइन। अब दोनों में आप देख लिए तो आप जरा सा दोनों में ध्यान दीजिए। अब शुड लगा हुआ तो सीधे इधर शुड लिखे, अब एक से ज्यादा व्यक्ति था तो इसके लिए क्या लिखे, दे, शुड दे। लिव V1 है, और इसके लिए हम लोग V1 में डू लाते हैं, डोंट, और वी है तो डोंट वी, ठीक है। अब वाज प्लस नॉट बराबर वाजंट लिखेंगे, वाजंट, और वेदर के लिए हम लोग मौसम के लिए इट लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा, वाजंट इट। यहीं तक आप लोगों को बनाने के लिए था। एक कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया हूं, 5-7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो खाली एग्जाम के फॉर्मेट के लिए मैं दिया हूं, ताकि इसी फॉर्मेट पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो 5-7 दिया, उसको आप एक बार देख लो। अच्छा, इज प्लस नॉट, इधर ही इज लग गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज ही, यानी कि इसमें सही क्या होगा, ये वाला। यू हैव अ बैड चेक, है ना, बैड हेडेक, तो इसमें आप क्या लिखोगे, हैव। यदि हैव के बाद नॉन आया है तो इसमें क्या लिखेंगे, डोंट यू, क्या लिखेंगे, डोंट यू। देयर वोंट बी एनी ट्रबल, तो विल के बाद जब इधर ही नोट लगा दिया तो उधर क्या लिखेंगे, विल, है ना, विल प्लस नॉट वोंट, तो इधर नोट लगा दिया उधर लिखेंगे विल देयर, विल देयर। अब किसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, मारते रहिए, बी नंबर।
चलिए अगला है नथिंग कैन स्टॉप। कैन प्लस नॉट बराबर कांट होना चाहिए, लेकिन इधर नो आ गया तो इसलिए सीधा होगा कैन इट। ठीक है, यू डोंट, अब देखो डोंट आ गया तो इधर डू के साथ नोट आया, यू देखो अगुम। यदि आगे में वाक्य का शुरुआत ही डोंट से हो ना, यदि वाक्य का शुरुआत डोंट से हो तो आप उसमें विल यू लिखिएगा, लेकिन यदि उसके पहले कोई सब्जेक्ट आया है आप समझ जाइएगा कि यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, इसलिए डू आगे लिखाएगा यू। कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। देयर आर सो मेनी पीपल इन द स्ट्रीट। आर प्लस नोट बराबर आरंट, आर देयर का देयर होगा, आरंट देयर किसमें है? इसमें, आरंट देयर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले बातचीत की ओर। लास्ट है बस यहीं तक। देयर वर लग गया तो वारंट लगाएंगे और देयर को देयर लिखेंगे। वारंट देयर किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें वारंट देयर है ना। अ सिक मैन कैन नॉट गो आउट, कैन ही? अच्छा इसमें तो आंसर दे दिया है, कहता है अ सिक मैन कांट गो आउट, कैन ही? क्या एक बीमार व्यक्ति बाहर जा सकता? तो नो ही कांट, नो ही कांट, नहीं वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों यहीं तक था आपका क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग को जहाँ तक मैंने मेरी प्रयास मैंने किया, जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन टैग को डीप में पढ़ाया जाए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाए, और मैंने कोशिश किया आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगा तो और भी जो आपके मित्रगण हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।